Hello guys, I'm your physics teacher सैयद राशिद अली काज़मी फ्रॉम अल्फारूक हाई स्कूल। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो पिछले एक टॉपिक से रिलेटेड है। फ्रिक्शन के बारे में हम बेसिक जो मालूमात है वो पहले ले चुके हैं। अब हम थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और फ्रिक्शंस की जो मुख्तलिफ काइंड्स है, अक़साम है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि पता है कि मैं हमेशा मेरा एक तरीक़ाकार है कि कुछ क्वेश्चंस करके मोटिवेशन के कुछ सवाल करके आपको टॉपिक की तरफ लाता हूँ। आज मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन नहीं रखा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट रखा है। ठीक है, ज़रा उसकी तरफ गौर कीजिए। मैंने बोर्ड पे लिखा है कि फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, एक जुमला लिखा है कि वो कुव्वत जो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटेड मोशन को जाहिर करती है उससे क्या कहा जाता है। इस स्टेटमेंट से आपके जहन में कोई बात आती है? नहीं आई तो चले मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं असल में फ्रिक्शन के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन वो कुव्वत है जो किसी बॉडी में पैदा होने वाले मोशन को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ अगर ये जुमले में देखें तो मैंने रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर इन दो बातों को आप समझ लेते हैं तो आपको फ्रिक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव मोशन क्या मुराद है? रिलेटिव, अगर हम रिलेटिव वर्ड के माना हम डिक्शनरी में देखें तो रिलेटिव के माना होता है विथ रेस्पेक्ट टू, यानी हमेशा फ्रिक्शन जो है ऐसी दो बॉडीज के दरमियान पैदा होता है जो एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है। सपोज करें, बोर्ड पर आ जाइए, मैंने यहाँ दो बॉडीज ली हैं, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। ठीक है, अब अगर बॉडी ए बॉडी बी पर मूव करना शुरू कर दे, इस तरफ जो है इस हाथ की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो इसके रद्द-ए-अमल में कुदरती तौर पर बॉडी बी में एक फोर्स पैदा हो जाती है जो कोशिश करती है कि इस बॉडी ए के जो मोशन है उसे रोकने की कोशिश करे। टेंडेंसी यानी कोशिश करती है। टेंडेंसी का मकसद होता है कि जो है कोशिश करती है, लेकिन हो सकता है वो कामयाब ना हो सके, बॉडी बी बॉडी ए के मोशन को रोक ना सके, या हो भी सकता है कि रोक ले, कई कंडीशन पैदा हो सकती है। लेकिन फ्रिक्शन क्या है कि जब दो बॉडीज जो एक दूसरे से कांटेक्ट में हो और एक बॉडी मूव करना शुरू करे या मूव करने की कोशिश करे और दूसरी बॉडी उसके मोशन को रोकने की कोशिश करे, तो उनके दरमियान जो फोर्स पैदा होती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ यही बात मैंने इसको जाहिर की है। रिलेटिव मोशन मीन्स ऐसा मोशन जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे से टच में हो, एक दूसरे के मोशन को महसूस करें या उससे मुतासिर हो। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखें जब बॉडी ए मूव करती है आगे की तरफ, तो अगर ये बॉडी बी जानदार होती तो इसे ऐसा महसूस होता है कि जनाब बॉडी ए आगे की तरफ जा रही है, मैं इसे रोकने की कोशिश करूँ। जब वो रोकने की कोशिश करेगी, ये जो बॉडी ए फोर्स लगा के आगे बढ़ रही थी, इसके आगे मैंने लिखा है एफ पर, फ्रिक्शन को जाहिर करने वाली फोर्स को जाहिर करते, बी ए, यानी ये एक्शन है किसका? बॉडी ए का आगे की तरफ मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू बी, और यहाँ इसके रद्द-ए-अमल में बी बॉडी ने इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका रिएक्शन। हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा है कि एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी दो बॉडीज में एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम देखें तो न्यूटन के कानून के मुताबिक है, दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे पर एक्शन और रिएक्शन कर रहे हैं। अब होगा क्या जब ये बॉडीज एक दूसरे के ऊपर है और एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है? तो दो किस्म की कंडीशन पैदा हो जाती है जो हमारा आज का टॉपिक है। स्टैटिक मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये टर्म्स ऐसी हैं कि अक्सर बच्चों के जहन में कंफ्यूजन पैदा होती रहती है कि स्टैटिक क्या है, काइनेटिक क्या है। कभी एफ के नीचे एस आ जाता है, कभी के आ जाता है, कभी एल आ जाता है, क्या है? अब इस चीज को हमने दूर करना है और मैं समझता हूं इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद आपके जहन में बात क्लियर हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या? इसको पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन ले लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के आगे मैंने एक और जो है लफ्ज लिखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फिसलना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे, तो आप समझे उस बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो गया। ठीक है, और अगर वो मूव नहीं कर रही तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं कि अब देखिए मैंने जो है जैसे नीचे एक डायग्राम बना के शो करने की कोशिश की है। आपने एक सोफा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सोफा आपकी फोर्स लगाने से मूव करे, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि सोफा मूव करना शुरू कर देगा। अब सोफे ने मूव करना शुरू कर दिया, आवाज आने लगेगी आपको, जमीन में जो है इसकी रगड़ की आवाज भी आ सकती है। काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो गया। उससे पहले क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था। जब मूव करना शुरू कर दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स आप यहां भी लगा रहे थे, फोर्स यहां भी लगा रहे हैं, लेकिन फर्क है यहां मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में आ रही है सामने, बॉडी जब मूव करना शुरू कर दिया, मैंने लिखा है इसके बाद मोशन, इसका मकसद बॉडी मूव करना शुरू। एक बात मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, इसके माना पता है आपको? टेंजेंशनल क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? ज्योमेट्री में आप अक्सर पढ़ते हैं कि ऐसा किसी ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को एक पॉइंट पर छूती गुजर जाए, क्या कहलाती है? टेंजेंट। टेंजेंशनली का मकसद फ्रिक्शन की फोर्स भी इन दोनों सरफेस के दरमियान जहां ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, उसकी अगर सीध में एक लाइन खींची जाए तो टेंजेंशनली होती है, वो डायरेक्शन होता है किसका? फ्रिक्शन का। ठीक है, अब देखें अपनी फिगर पर दोबारा आ जाएगी। ये बॉडी मूव कर रही है आगे की तरफ, कहां मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव कर रही है, लेकिन मैंने नीचे लिखा है क्योंकि इसका लाजमन जो टेंजेंट बनेगा यहां कहीं बनेगा। आगे मूव कर रही है। ठीक है, जब ये आगे मूव कर रही है तो इसका रद्द अमल या जो इसमें जो फ्रिक्शन आ गया वो कहां आ जाएगा? फ्रिक्शन कहां पैदा होगा? इसके अपोजिट में, आगे मूव कर रही है तो। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा आपके ख्याल में? फोर्स, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी या ये ज्यादा होगी? सही पहचाना आपने। मोशन जब हो गया पैदा, इसका मकसद फ्रिक्शन जो है पीछे रह गया और जो फोर्स अप्लाइड थी वो ज्यादा हो गई। इसका मकसद यहां हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक के लिए शो किया है, वो क्या हो गया? इससे छोटा रहेगा किससे? अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कुछ भी नाम दे दें, इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा एक बात और मैंने देखा है, लिखा है कांस्टेंट। हमेशा काइनेटिक फोर्स कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है? कैसे होती है? आप देखें कि जब कोई बॉडी मूव करना शुरू हो गई तो क्या उसका फ्रिक्शन कम या ज्यादा होगा? नहीं होगा। वो तो जितनी सरफेस में जितनी जो है फ्रिक्शन में सरफेस पे डिपेंड करता है, जितनी नामवार है उतनी रहेगी। ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी की स्पीड बढ़ने से फ्रिक्शन कम हो जाए, एक ही रहेगा। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के एन के बराबर होता है। एन क्या है पहले बता चुका हूं वैसे में। जब किसी सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई होती है तो उसका जो रद्देअमल आ रहा होता है उसके वजन के खिलाफ, वो उसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। या बाद औक़ात आपकी बुक में 9th की बुक में लिखा है उसके लिए कि रद्देअमल आर से जाहिर किया गया है। सेम थिंग है, आर लिख लें, एन लिख लें, सेम म्यू। तो इसका मकसद क्या हो गया कि जो है काइनेटिक फोर्स जो हो गई आपकी क्या हो गई? म्यू के एन के बराबर हो गई, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाइए, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ आ जाइए। हमने बता दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी में पैदा होता है, जब बॉडी मूव करना शुरू कर दे। स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे पहले जो रुकी हुई हालत में भी तो फोर्स लगा रहे थे। मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं, वो नहीं धक्का, अब वो नहीं मूव कर रही, लेकिन मेरी ताकत तो लग रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे कौन रोक रहा है? मेरी ताकत को कौन जाया कर रहा है? जो फ्रिक्शन है, जो सरफेस में है। इसका मकसद जो बॉडी रद्देअमल में फोर्स या फ्रिक्शन लगा रही है वो मेरी ताकत, मेरी लगाई फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहां मैंने जुमला लिखा था, ये तो हो गया रिलेटिव मोशन, मूव करने लगे। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मूव तो नहीं कर रही लेकिन मूव कर सकती है, उसमें सलाहियत है, मेरी ताकत लग रही है। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, स्टैटिक जब फ्रिक्शन की बात होती है
तो इसका मकसद ये है कि बॉडी मूव तो नहीं कर रही, लेकिन उस पर कोई फोर्स लग रही है जो उसे मजबूर तो कर रही है, लेकिन वो अपनी रद्द-ए-अमल की वजह से रोक रही है। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए, बॉडी पर फोर्स लग रही थी, बॉडी आगे जाना चाह रही थी या फोर्स, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल उसे रोक रहा था, जो अप्लाइड फोर्स हो गई। मैंने बताया अप्लाइड फोर्स को बाद दफा नेट फोर्स कहते हैं, बाद दफा अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ये सब क्या होती है? अप्लाइड फोर्सेज होती है। ये देखिए एस हो गया, एस स्टैटिक को जाहिर कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा? सही सही पहचाना आपने, फोर्स कौन सी ज्यादा होगी? ये। अगर ये ज्यादा होती तो ये कंडीशन हो जाती, मूव करना शुरू कर देती बॉडी पर। ये ज्यादा थी, लिहाजा क्या हुआ? एफ एस बड़ी थी इससे। ठीक है, अब मैंने इसके आगे कोई फार्मूला नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिख दिया एफ एस इज इक्वल टू वेरिएबल। वहां लिखा था कांस्टेंट। क्यों वेरिएबल है? क्या वजह है? वेरिएबल का मकसद होता है जो चेंज होती है, फिक्स ना। ठीक है, इसका जवाब ये है कि ये इसलिए वेरिएबल है कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कैसे? यहाँ वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ कि ये 0 से लेकर जो है लिमिटिंग फोर्स तक कहीं भी हो सकती है। 0 क्या है? ये पेन है, मैंने उंगली तो टच की हुई है, फोर्स लगाई नहीं ना, 0 के करीब ही हो गया ना। मैंने फोर्स बढ़ाता चला गया, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे मेरी फोर्स आई, इसने मूव करना शुरू कर दिया। इसका मकसद बॉडी जब तक रुकी हुई है वो वैल्यू 1 से लेकर 10 तक कहीं भी हो गई ना। अच्छा, जो आखिरी तार है जिसको मैं 10 का नाम दे रहा हूँ, वो एक बीच की टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो हद है उसकी, कहते हैं ना एक आदमी की बर्दाश्त की हद होती है। आप उसको कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, चलें ठीक है, कुछ कह रहे हैं, एक वक्त आएगा उसकी खामोशी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। वो आपको रद्द-ए-अमल देगा। तो बॉडी के साथ भी यही हो रहा है, फोर्स लग रही है, वो कुछ नहीं मूव कर रही, बैलेंस कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, आके उसकी एक लिमिट आ गई। फ्रिक्शन जब अपनी लिमिट पर आ जाता है उसके बाद काइनेटिक में तब्दील हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिट पे आ गया, जिसको हम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसकी वैल्यू कोई तय नहीं होती है, तो डिपेंड कर रहा है बॉडी कितना लगा रही है, रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। इसलिए उसको हम कहते हैं कि एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन है या वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है। अच्छा, जो अब अगर मैं कहूं कि तीनों में आप कंपैरिजन करें, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है? आपने स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ी क्या हो जाएगी? लिमिटिंग आ जाएगी। लिमिटिंग के बाद कहाँ चली गई? वो काइनेटिक में। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, डिपेंड होती है कि उस पर नॉर्मल या रिएक्शन कितना लग रहा है, या इसकी वैल्यू सतह कितनी हमवार है, कितनी नहीं है, म्यू के की वैल्यू क्या है। ठीक है, म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या दूसरे लफ्जों में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, उसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ रिलेटिविटी। क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? निस्बत है दो चीजों, उनके दरमियान कोई खास नंबर कांस्टेंट चल रहा होता है, जिसको साइंटिस्ट निकाल के कहीं 1 हो जाती है, कहीं वो 9.8 हो जाती है, कहीं कुछ है। यहाँ जो है म्यू कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है सरफेस मुख्तलिफ हो सकती है। बर्फ है वो ज़्यादा हमार होगी, शीशा है ज़्यादा हमार है, उसके मुकाबले में रोड कम है, ये कहलाता है। बस ये याद रखें कि ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। काइनेटिक के हवाले से कभी क्या आता है, कभी नहीं भी आता, तो ये ऐसा है, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पता लग गया आपको कि अब हमें पता लग गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तीनों में से कौन सी ज्यादा है कौन सी नहीं। एक और टर्म जो अक्सर आती है रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी आपकी किताब में फ्रिक्शन थी। ठीक है, अब ये सूरत में रखा हुआ है ब्लॉक इसके ऊपर, ये इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोल करना कहेंगे, स्लाइड करना कहेंगे। स्लाइड हो रहा है, इसकी पूरी सरफेस, इस बीक की पूरी सरफेस से टच हो रही है, स्लाइड हो रहा है। ठीक है, अगर इसी में मैं व्हील लगा दूं, यहां व्हील लग गया अगर फर्ज करें, अब ये रोल होगा, तो ऐसा फ्रिक्शन जो है किसी राउंडेड बॉडीज के साथ दूसरी सतह से टकराने से पैदा हो, वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, और अगर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइड करेगी बॉडी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आखिरी सवाल,
रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्लाइडिंग ज्यादा होगा? नहीं, गलत है, गलत जवाब दिया आपने। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, क्योंकि क्या है कि वो सिर्फ व्हील टच कर रहे हैं, व्हील का एरिया कितना होगा, इतना, बाकी सरफेस तो नहीं टच कर रही। अगर इसका मकसद क्या होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम। ये वजह है कि आसान हो जाता है हमारे लिए, रोल पहिए लगे हुए हो किसी सोफे या किसी चीज आसानी से धकेल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। इसको थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, 2-3 दफा देखिए वीडियो, उसके बाद फिर इसकी प्रॉब्लम्स हम बाद में, ठीक।